जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। साथियों, ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका पेपर 30 अगस्त और 31 अगस्त को होने जा रहा है। भाई क्यों होगी? क्योंकि 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो यूपी पुलिस के पेपर हुए थे, उन पेपरों के आधार पर जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं से रिलेट करके ये पेपर तैयार किया गया है। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, पेपर को कहीं से भी स्किप नहीं करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला जो सेक्शन अपना है वह जीके जीएस का है, उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों का सेक्शन आएगा। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको 30 और 31 अगस्त को जिन परीक्षार्थियों का पेपर होने जा रहा है उनके लिए सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में उनके देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के निधि निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया था? तब वह कौन सा था? वह आपका कौन सा होगा? वह आपका था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। पहला ही वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। और इसे किस के द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तब ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? क्या इसके महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं? तब इसके जो लेखक हैं वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तब ये कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी यूएसएसआर से। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह कौन सा इंजन है? वह इंजन है बिंग। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूएसएसआर होता है ये किसे कहते हैं? ये रूस के लिए कहते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजिंग होगी कि यूएसएसआर क्या होता है। तब अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न अपना ऊपर है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्यौहार मनाया जाता है? तब ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? कितने विषय शामिल हैं? कुल 52 विषय शामिल हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तब इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तब ये कौन है भारत में? भारत में जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब बी बताया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? तब किसे करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे अवर निरीक्षक के लिए। अवर निरीक्षक किसके लिए कहते हैं? ये कहते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे किस शहर में मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में। कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1925 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामित किया है?
ये किसे नामित किया गया है? ये नामित किया है मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए मराठा सैन्य परिदृश्य दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988 की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? ये किस जिले में की गई है? ये की गई है अयोध्या, जिसे फैजाबाद कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? तब ये कहाँ लिया है? मुरादाबाद में, रामपुर में, हापुड़ में या गोरखपुर में? ये जो लिया है ये लिया है मुरादाबाद में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ये पूरा पेपर लगा दिया है तो मान लीजिए आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन इसी पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। अगर सेम टू सेम तो जो मिलेंगे सो मिलेंगे ही, 8-10 क्वेश्चन आपको उनसे रिलेट करके प्रश्न मिलेंगे। आप कहने का तात्पर्य यह है कि आपका प्रश्न 15-20 क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच बाल लिंगानुपात कितना है? तब ये कितना है बाल लिंगानुपात? आपको बताना ये है 902। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश होता है? अब ये किस में होता है? ये होता है आर्टिकल 41 में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण स्मार्ट किस राज्य में किया है? तब ये किस राज्य में किया है? ये किया है उड़ीसा राज्य में। पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब उड़ीसा बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तब कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से? तब ग्राम पंचायतों के से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? ये होता है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 14। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? यह किया गया था थाईलैंड में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभियान चलाता है। तब ये कौन सा अभियान चलाता है? ये अभियान चलाता है संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौशल शतरंग योजना 2024 के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित किए जाएंगे? तब ये कितने लोग किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 2.37 लाख लोगों के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व में के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त हुआ है? तब वह कौन सा हवाई अड्डा है? क्या सिंगापुर का है, अमेरिका का, जापान का, रूस का है? भाई हवाई अड्डा सिंगापुर का है जिसे यह खिताब मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तब इसे किस नदी को कहते हैं बंगाल का शोक? ये कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये शुरुआत की गई थी 1985 में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्रमशः हैं। तब क्या है आपको बताना है। अब क्या है इसकी मुद्राएं? जो इसकी राजधानी है वह प्रिटोरिया है और जो करेंसी है वह इसकी रैंड है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तब ये किसने किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने।
ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी से पूर्व नोटबंदी इनमें से किस वर्ष हुई थी? तब ये किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1946 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में विकसित स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, जिसे सिंह कहते हैं, उपकरण किस देश को निर्यात किया जाएगा? तब ये किसे निर्यात किया जाएगा? यूएसए, जर्मनी, इजराइल या चीन के लिए? तब ये किसे किया जाएगा निर्यात? ये किया जाएगा चीन के लिए। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जो भी भाई बहन चैनल क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो वह कौन सा कार्यक्रम था? वह कार्यक्रम था सौश्रुतम कार्यक्रम 2024। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की जाएगी? ICAR के द्वारा। ऑप्शन ए वाला, पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डैश डैश सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें सूचना प्रसारित करने की अनुमति देती है? तब वह किसकी अनुमति देती है? नेटवर्किंग, प्रकाशित करना, विपणन या विज्ञापन देना? जो साथी लोग इसका जवाब प्रकाशित करना बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिवेशीय परिस्थितियों में जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त न्यूनतम तापमान का नाम क्या है? तब इसका नाम क्या है? इसका नाम है गीले बल्ब तापमान। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लिंकन इन द वार्डो पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज सॉन्डर्स। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तब यह पहला देश कौन सा है? ये है भारत। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तब इस कर को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसे क्या कहेंगे? तब इसे क्या कहेंगे? IGST कहेंगे, CGST कहेंगे, SGST कहेंगे या GST कहेंगे? तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे IGST। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों अपना हिंदी से आ चुका है, इसे भी पूरा लगाएं, कहीं आप क्लास को स्किप कर दें। इससे भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हिंदी का है प्राक्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्राक्तन में? तब कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये दूर से ही दिख रहा है, क्या होता है? प्राक। क्या होगा? प्राक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द को युग्म कौन सा होगा? तब यह कौन सा होगा? ये होगा सरल और क्लिष्ट। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताइए। तब कौन सी संज्ञा का प्रकार होगा? ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो नदी और जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? वह व्यक्तिवाचक में आते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तब कौन सा समूह सही नहीं है? ये आपका पहाड़, पर्वत और पुस्तक नहीं है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। नंबर 43 की तरफ देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 43 में दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। किसका चुनना है? उपल और उपला का चुनना है। तब इसका सही भेद क्या होगा प्रश्न नंबर 43 का? जो साथी लोग इसका जवाब पत्थर कंडी बता रहे हैं ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अमूल्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो कोशिश करते हैं वे कामयाबी होते हैं, जैसे कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं और आप कामयाब होंगे। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, तब इसमें जो सर्वनाम है उसका प्रकार क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब संबंध वाचक सर्वनाम बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तब बताना है, पूछा गया कि स्वागत में कौन सी संधि होती है, तब इसमें कौन सी संधि होगी? कमेंट करें इसमें कौन सी संधि होगी। स्वागत में जो संधि होती है वह एड़ संधि होती है। ज़्यादातर आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है माता जी बाजार से आई, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए, तब क्रिया का प्रकार क्या होगा? इसमें होगी संयुक्त क्रिया। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तब कौन सा तद्भव है? गंभीर, घोटक, गेय या छुरिका, तब कौन सा तद्भव होगा? तब कौन सा शब्द तब तद्भव होगा? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से, कौन सा तद्भव होगा? ये आपका होगा गेहे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाय उनके पुत्र पुत्री दोनों चल बसे, कौन सा वाक्य होगा? तब इसमें कौन सा वाक्य होगा आपको बताना है। निषेधवाचक होगा, विधानवाचक होगा, मिश्रवाचक होगा या विस्मयवाचक होगा? इसका सही जवाब होगा विस्मयवाचक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया है। अगला प्रश्न है कि नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताएं, कमेंट करें नवीन में कौन सा होगा। तब किसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका इन। प्रत्यय वह होता है जो पीछे लगता है और जो उपसर्ग वह होता है जो आगे लगता है। तो कौन सा होगा? इन। क्या चीज़? नवीन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सोन के घर में बहुत घी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तब इसका कौन सा होगा? इसमें होगा सोन के घर में बहुत घी है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रमाणवाचक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगला प्रश्न है कि माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो कौन सा कारक होगा? क्योंकि वे क्या पूछा गया? दूध लेकर आई, तब संप्रदान हो रहा है इसमें, तब कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है, तब इसका अर्थ क्या होगा जयचंद होने का? इसका होता गद्दार होना, क्योंकि जो जयचंद था वह एक गद्दार था। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय किस समास का उदाहरण है? तब ये किस समास का उदाहरण होता है? ये होता है अव्ययी भाव का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो कौन सा उदाहरण होगा? इसका होगा धूप में चला नहीं जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें? सुनील तुम आज फिर से देर आए हो, तब कौन से का प्रयोग नहीं किया गया है? इसमें प्रयोग नहीं किया गया है अल्प विराम का। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा होगा? भ्रातगढ़ होगा, गुनीगढ़ होगा, संयोगवश होगा या चरमोत्कर्ष होगा? जो साथी लोग इसका जवाब भ्रातगढ़ दे रहा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तारे आकाश में चमक रहे हैं, खैस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तब कौन सा है? ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि आकाश में, क्योंकि स्थान को इंगित कर रहे हैं ये। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तब अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसमें आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, बरसात में मेंढक गुर्राते हैं। मेंढक जो होते हैं गुर्राते नहीं हैं, वो टटराते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैन शून्या जपते मधुर तपते सुनत ना बैन पद में अलंकार है। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? इस पद में आपको बताना है। इसमें होगा आपका विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पुल्लिंग बताना, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विकास। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हम लाल किला घूमने गए थे, किस काल का उदाहरण है? तब ये किस काल का उदाहरण? ये है पूर्ण भूतकाल का, क्योंकि गए थे ना। अगला प्रश्न है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन? जो साथी लोग इसका जवाब अनुभाव बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई भोजपुरी भाषा की मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वोच्चाचारी का अर्थ बताना, इसका क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब उन्मत्त बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? भाई होगा उन्मत्त। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तब क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वत्सरेय। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तब इनके लिए प्रयुक्त होता है बहुवचन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निर्मल अति मन में सदा उठता ये याद उद्गार, सूक्ति स्वर्ग अपवर्ग का गुरु प्रसाद की द्वार है। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद पूछा गया कि इसमें कौन सा छंद होगा? सोटा होगा, रोला होगा, चौपाई होगा या उल्लाला होगा? तब इसमें कौन से होगा? इसमें होगा उल्लाला। कौन सा छंद होगा? उल्लाला छंद। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तब ये किनके जीवन पर केंद्रित है? ये है शरत चंद्र के जीवन पर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तब इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है क्या, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत? जो साथी लोग इसका जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला। साथियों आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक नहीं की हो वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपके अपनी तैयारी में ज़रा सी भी ढील मत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर 30 को है और कुछ का 31 को है। इसलिए मेहनत से लगे रहिए और अपनी सफलता को हासिल कर एक सीट को पक्का कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।